नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। जैसे कि आप जानते हैं व्यापार से संबंधित चीज़ें हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ वो कोई एक छोटी शख्सियत नहीं है, एक बहुत बड़ी शख्सियत है आगरे की। एक पॉलिटिशियन है, एक उद्योगपति हैं और मैं कितना भी इनके बारे में कहूँ वही कम है क्योंकि मुझे खुद इतना नहीं मालूम है। सर से लेकिन आज बहुत कुछ पूछूँगा। श्री उदयभान सिंह जी एक पॉलिटिशियन रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। बाकी हम सर से बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज हमारे यूथ के लिए, हमारे व्यापारियों के लिए। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर नमस्कार। सर जैसे आपका इतना पॉलिटिशियन की आपकी पूरी एक जर्नी रही है, आपकी पूरी उद्योगपति की जर्नी रही है, तो हमारे यूथ को ना सर उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलना चाहिए। तो जरा भी एक अपनी जर्नी बताइए कि एक आम आदमी से लेके एक पॉलिटिशियन, एक उद्योगपति कैसे बने आप? देखिए, मैं आगरा व्यापार मंडल का आदरणीय स्वर्गीय श्री राजकुमार शर्मा के साथ बहुत लंबे समय तक मैंने काम किया है। उपाध्यक्ष पद पर मैंने अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय भी दिया है। हमारे पडर श्याम बिहारी मिश्रा जो लोकसभा के 4 बार सदस्य भी रहे, उनके उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का भी मैं सहयोगी साथी रहा और व्यापारियों की समस्याओं को भी मैं जानता हूं और व्यापारियों को जीवन शैली कितनी कठिन है और कितने कठिनाइयों में वो जीते हैं, उन सबको मैं बहुत बारीकी से जानता हूं। व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यदि ये कृषि प्रधान देश है और किसान की बात करने के बाद यदि अर्थव्यवस्था किसी भी देश की कहीं भी कोई धुरी है तो उस देश का व्यापार है। छोटा व्यापार है, छोटा सा उद्योग है, परंपरागत उद्योग है। घर में 4 दीवारी के बीच में एक कमरे में किए जाने वाला छोटा सा लघु उद्योग है, उससे जुड़ा हुआ व्यापार है, दुकान है, ठेल पर करने वाला एक छोटा व्यापारी जिसकी जीवन शैली प्रातः 4 बजे से शुरू होती है और रात को 11 बजे जाकर के वो अपने घर में जाकर के सोता है। पूरे दिन एक पैर से पूरे सड़क के किनारे खड़ा रहता है। उस जीवन शैली से भी मैं परिचित हूं। तो व्यापारी मतलब उसको देवता के रूप में मान के चलता हूं। उसके बड़ी बड़ी छोटी छोटी कठिनाइयों पर विचार किया जाना चाहिए। वो देश को, अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है, वो नौजवान को रोजगार भी देता है, वह तमाम तरह की कठिनाइयों को झेलता हुआ देश को सशक्त करता है, समाज को सशक्त करता है, परिवार को ताकतवर बनाता है, परिवार को आगे बढ़ाता है। अब आप पूछे क्या पूछना चाहते हैं? सर ने पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जैसा मेरा चैनल है व्यापारी टॉक्स, तो सर ने जो पहली बात बोली है वही ऐसी बात बोल दी है कि मैंने आज तक मतलब मैंने खुद नहीं सोचा था कि इतना एक व्यापारी इतना कर सकता है। इन आम शब्दों में सर ने जो बोला है ना कि मेरे दिल को लग गई। अब पूछेंगे हम कि जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, आपकी क्या जर्नी रही है, क्या सफर रहा है, या हमारे यूथ के संग आप शेयर करिए जिससे उनको प्रेरणा मिले और वो अपने जीवन में भी कुछ कर सके। सर आपकी कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? देखिए, मैं साधारण और छोटा व्यापारी बना और आज भी मैं छोटे व्यापारी के रूप में ही और किसान के बेटे के रूप में अपने आप को देखता हूं। मैं मूल रूप से किसान हूं और किसान का बेटा हूं। शिक्षक हूं, अध्यापक रहा हूं। शिक्षा के क्षेत्र में अर्थशास्त्र का अध्यापक रहा। क्या बात है। और उसी बीच में, उसी दायरे में लंबे समय तक छोटे छोटे व्यापार भी किए। मैंने
अपने स्वयं शरीर से सड़कों के किनारे कंबल भी बेचा है। मैंने ईंट भट्टा चला करके ईंट भी बनाई है, ईंट भी बेची है। मैंने कोयले का भी काम किया है। मैंने दूध का, शांति स्वीट्स का दूध का भी काम किया है। घर घर ठेलों के द्वारा घर घर दूध का वितरण करके और शुद्ध दूध व्यक्ति के घर के अंदर और गले के कैसे पहुंचे, इससे भी मैं लंबे समय तक जुड़ा रहा हूं। मिठाई का भी काम किया है और एक ऐसा ब्रांड तैयार किया, सही बात है, जिसको आगरा नहीं, आगरा कमिश्नरी में शांति स्वीट्स एंड डेयरी मिल्क के नाम से जाना जाता है। और मैं आगरा व्यापार मंडल से भी जुड़ा रहा, संघर्ष भी किया। जब ताज ट्रेपेजियम में आगरा का आने के बाद छोटे छोटे उद्योगों को उजाड़ा गया, रातों रात ईंट भट्टों को खत्म किया गया, उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो भी मैंने झेला है, देखा है। तो बहुत बारीकी से मैंने इस मामले को जिया है और मैं उनकी समस्या को भी जानता हूं। और इतना ही कह सकता हूं कि व्यापारी देश की धुरी है, उसकी समस्या को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और समझना भी चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग ये वीडियो आगरा में देख रहे हैं, आप आगरा के वासी हैं या अगर ऐसे भारत में अगर आगरा में है तो जानते हो कि शांति स्वीट्स कोई एक आम दुकान नहीं है। मैं कह सकता हूँ शांति स्वीट्स एक ग्रुप है जिसको एस्टेब्लिश किया है सर ने। मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या कही कि सर की जो शख्सियत है ना, छोटी मोटी नहीं, एक इंसान ने संघर्ष किया अपने जीवन से। अभी सर ने मुझे बताया कि साइकिल पर कंबल बांटे, इतने काम किए, धीरे 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 धीरे, मतलब पूरा एक, मैं कह सकता हूँ एक पीरियड दिखाया, एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो उसमें ही मैं सर से पूछना चाहूंगा कि सर आप व्यापार में आए, व्यापार में आप धीरे धीरे आए, तो कौन सा ऐसा व्यापार था कि आपको लगा कि मैं इससे उठाऊं? देखिए, मैं जहां तक इसका उत्तर तो मैं बड़ी बहबूदी से नहीं दे पाऊंगा कि कौन सा व्यापार से मैं उठा, लेकिन मैंने जरूर जाना कि कर्तव्य निष्ठा, परिश्रम, योग्यता और चेष्टा लगातार जो व्यक्ति अपने जीवन में जोड़ लेगा, वो कुछ भी काम करे, उसको ब्रांड बनाएगा, सही बात, उसको चलाएगा, लाभ समाज को देगा और समाज से लाभ भी अर्जित करेगा। तो गिव एंड टेक संसार का जो नियम है, संसार जो चल रहा है, वो गिव एंड टेक। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको दूंगा तो आपसे कुछ ना कुछ लूंगा, कुछ न ले सकूं तो आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका लाड़, आपका दुलार, आपका विश्वास तो लूंगा ही। वही बहुत जरूरी है, कोई जीवन वही बहुत काम आता है, इंसान का आशीर्वाद जो होता है। लेकिन जहां तक मैं अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, व्यापारियों की बात आप पूछ रहे, व्यापारियों की बात करिए। मैंने केवल इतना कहा कि जो काम व्यक्ति करना चाहता है, जो व्यक्ति करता है, उसको मनोयोग से करे और यह सोच के करे कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ये समाज के लिए कर रहा हूं, देश के लिए कर रहा हूं। मैं जो समझता हूं, जितने अंदर मेरे अंदर योग्यता है, अपनी योग्यता के साथ, पूरे परिश्रम के साथ, मनोयोग से काम करूं। यहीं से व्यक्ति सीखता है और सीख करके आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर सशक्त बनता है, एक मजबूत बनता है, फिर ब्रांड बन जाता है, नाम कमाता है, नाम से देश को भी मजबूत करता है, अपने को भी मजबूत करता है। जैसे कि आजकल हमारे व्यापारियों में एक समस्या बहुत आ रही है कि कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन का दौर है कि भैया काम धंधे चल नहीं रहे हैं, कैसे चलाएं, हर एक आधे किलोमीटर के बाद एक दुकान है।
तो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि इस चीज़ को कैसे झेला जाए? कैसे इस दौर में अपने व्यापार को मतलब कह सके कि लोगों से अलग बनाएँ? नहीं नहीं, मैं तो इसे अच्छा मानता हूँ। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा शैली को शुद्ध करती है, शैली को मजबूत बनाती है। प्रतिस्पर्धा कभी खराब नहीं होती, और एक स्थान पर अनेक दुकानें होना, ये तो और भी अच्छी बात है। हींग की मंडी, सही बात। नमक की मंडी, घास की मंडी, लोहा मंडी, ये सारी मंडियां, अनेक दुकानें एक ही स्थिति होती थी, तब उस मोहल्ले का ही नाम पड़ गया, सही बात। उस बाजार का ही नाम पड़ गया। तो प्रतिस्पर्धा कभी बुरी नहीं होती। हाँ, बुरी है तो जिस काम को आप कर रहे हो उस काम में शुद्धता बहुत आवश्यक है। मिलावट देश को बर्बाद कर रही है, नौजवानों को बर्बाद कर रही है। हम वो व्यापार करें। मैं इस चैनल पर लंबी बात नहीं करना चाहता, ना उस तरफ जाना चाहता हूं। जब ईंट भट्टों का व्यापार उजाड़ा गया सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का धज्जियां जब उड़ाई गई और उस आदेश का दुरुपयोग किया गया, व्यापारी को रातों रात उजाड़ा गया, तब हम कौन सा काम कर सकते हैं? तो अनेक काम के प्रपोजल हमारे सामने आए। उन्होंने कहा कि आप मुर्गी खाना भी खोल सकते हो, आप बकरी खाना भी खोल सकते हो। तो उन सारे कामों में से धीरे धीरे करके हमने कहा कि दूध का काम ठीक है, दूध का काम मजबूत भी करता है, व्यक्ति को कंठ को भी गीला करता है, शरीर को भी मजबूत करता है, और ये काम ठीक है। तो व्यापार आपको कौन सा चुनना है? सब व्यापार अच्छे हैं, जितना भी व्यापार है, कोई व्यापार खराब नहीं है। व्यक्ति की खराब है तो उसकी नीयत खराब है, काम करने की शैली खराब है। हम जिस काम को भी करें उसमें शुद्धता, स्वच्छता, यह आवश्यक है कि हम उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की दुर्गंध ना आने दें, न शैली में आने दें, न काम करने के तौर और तरीकों में आने दें। जैसे कि अभी सर ने बताया है कि देखो ये सोच की बात है कि अगर आप क्वालिटी दे रहे हो और एक भरोसा दे रहे हो आदमी को, तो कंपटीशन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में है या नहीं। तो इसी से एक बात पूछना चाहूंगा कि आजकल के बच्चों में और माँ बाप में एक, मैं कह सकता हूँ, एक लड़ाई चल रही है कि पिताजी कहते हैं भैया तुम हमारा पारिवारिक बिजनेस ज्वाइन करो, और बच्चा कहता है मुझे कुछ अलग करना है, मुझे नया कुछ करना है, आजकल नई चीजें आ रही है, मुझे उसमें जाना है। पिताजी कहते हैं कि मैंने इतना सब कुछ जमाया है, किस लिए जमाया है, इतनी जिंदगी मेहनत करी है, किस लिए करी है। तो मैं सर से पूछना चाहूंगा कि उस स्थिति में बच्चों को क्या करना चाहिए और माँ बाप को क्या करना चाहिए, कैसे दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग जम सके कि भाई ये काम कर। देखिए, सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय के साथ मैं जुड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, फतेहपुर सीकरी का विधायक होने के नाते, मैं जब सहयोगी मंत्री बना तो मैंने उसमें से बहुत सीखा। जो आपने प्रश्न किया है ना, उसी का जवाब उसमें से। परंपरागत काम, नाई का बेटा नाई बनेगा तो शुद्ध नाई बनेगा, अच्छा नाई बनेगा। अंतरराष्ट्रीय बनेगा, राष्ट्रीय नाई बनेगा, अंतरराष्ट्रीय नाई बनेगा, और उसी में बहुत आगे दौड़ता हुआ आसमान छू लेगा। रक्त के अंदर जो हेरिडिटी है ना, जो डीएनए है, वो वैज्ञानिक गुण है। यदि हम अपने परंपरागत कार्य को ही और ऊंचा मजबूत बनाएंगे या उससे जुड़ा हुआ काम बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा काम है। ये भी दुर्गत का एक भाग है, हिस्सा है, कि बेटा अपने परंपरागत काम को नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना? उसे करना चाहिए, और नहीं है एक नए रास्ते पर जाता है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन कुछ न करें। हमें कुछ करना चाहिए, कर्म करना चाहिए।
कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह करके कुछ नाम करो। सही बात। व्यक्ति को काम मतलब करना काम नहीं चाहिए। करोगे आप, नाम कहाँ से व्यक्ति होगा? अपने घर के परंपरागत काम को, व्यापारी के काम को, बिरादरी के आधार के काम को, गांव की पहचान से जुड़ा हुआ काम को, जैसे हमारे यहाँ योगी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद का नारा दिया था, वो भी जो आपने कहा है उसी से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है कि कोई भी किसी भी जिले ने किसी भी उद्योग में नाम कमाया है ना। आगरा में व्यापार, पेठे का व्यापार है, आगरे का नाम संगमरमर से जुड़ा हुआ आता है। आगरा का काम चर्म उद्योग से जुड़ा हुआ होता है। आगरा का काम जूता उद्योग से जुड़ा हुआ आता है। यदि हम इसी में और आगे बढ़ेंगे तो अंतरराष्ट्रीय हिस्सा बनेंगे और आगरा भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करेगा। परंपरागत काम करना चाहिए, यदि उससे अलग जुड़ करके कर रहे हैं तो वो भी कोई बुरा नहीं है। यदि चर्मकार का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, लोहार का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, तो बुरी बात वो भी नहीं है, लेकिन परंपरागत काम को छोड़ना गलत बात है। सही बात है कि सर का कहने का मतलब है आपका जमा हुआ काम है, आपकी जीन्स में है वो काम, क्योंकि एक दशक बिता दिया आपके पिताजी ने या जो भी आपके गार्डियन है उनने, तो जहां तक है आप उसी काम को करिए। लेकिन आपको फिर भी लगता है कि मैं किसी और काम में जा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो करो, क्योंकि मन में कभी भी कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि यार मैंने ये चीज नहीं करी, मैंने वो चीज नहीं करी। कर, हर चीज करो, करना जरूरी है, ये वाली बात है। तो सर जैसे कि आपने अभी बताया कि जो हमारा जो काम है फैमिली बिजनेस उसको करें, ठीक है। तो अब जैसे कि एक जो बच्चा है वो ये कहता है शुरुआत में कोई नया काम करना चाहता है, तो इतना ना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो इंसान को डर लगता है कि मेरे पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं इसमें गया, मेरे पे थोड़ी बहुत पूंजी है, अगर वो भी इसमें खत्म हो गई तो क्या ये बात सच है कि बिना पैसे के काम किया नहीं जा सकता, या थोड़े पैसे से भी स्टार्ट करके काम को बड़ा किया जा सकता? नहीं, दोनों में अपनी अपनी सच्चाई है। काम के लिए पूंजी भी चाहिए और पूंजी कमाने के लिए काम चाहिए। बिल्कुल। दोनों नदी के दो किनारे हैं, समानांतर चलते हैं, कभी एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, लेकिन गति आगे बढ़ाते रहते हैं। बिना पैसे के भी काम किया जा सकता है, उसका उदाहरण मैं स्वयं बैठा हूं। सही बात। जब मैं नौजवान था और एक साधारण अध्यापक के रूप में मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया था, तो मैंने विचार किया कि मैं छोटी सी तनख्वाह से एक बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। केवल बच्चों को पढ़ाऊंगा, सुबह विद्यालय जाते थे, दोपहर छुट्टी हो, दोपहर के बाद क्या करें, तो कोई एक काम पकड़ा, और एक काम पकड़ा तो कौन सा पकड़ा, कंबल और बनारसी साड़ी बनवाने का और बेचने का। क्या बात। वह सड़क के किनारे सोमवार को आगरा बंद रहता था, तो रावतपाड़े के चौराहे पर, किनारी बाजार के चौराहे पर, पूरा फुब्बारे के चौराहे पर कंबल लगाए और भोंपू से बजाए और बेच लिए। मजाक भी उड़ाई लोगों ने। सही बात। 1 रुपया एक साड़ी पे कमाया, शाम तक हमने 100 साड़ी बेची, 100 कंबल बेचे, 100 रुपये कमा लिए। 100 को अपने जेब में रखा, 100 से 200 हुए, 200 से 10 पूंजी खड़ी करी, एक बहुत बड़ा काम किया। धीरे धीरे किसान ईंट उद्योग के नाम से एक आगरा में पहचान बनी, ब्रांड बना। और ईंट भट्टे मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आगरा ईंट भट्टा उद्योग में मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष बना। दर्शन सिंह यादव और चंदेल जैसे कुशल व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। आगरा में चौधरी उदयभान सिंह के नाम से जाना गया। पूंजी तो मेरे पास भी नहीं थी, सही बात है। पैसा भी नहीं था, मैं तो गरीब बाप का बेटा था, आगे बढ़ा हूं। देखिए जैसे सर ने बताया कि एक चीज बहुत, इसमें मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी कि शर्म नहीं थी। सर ने कहा कि लोगों ने मजाक भी उड़ाया, जब समय होता है ना हर इंसान हर चीज कहता है, मजाक भी उड़ाता है, ये भी कहता है कि देखो क्या कर रहा है, पहले क्या था अब क्या होगा, ध्यान नहीं देना। सर ने बताया कि 1 रुपये कमाते थे, 100 साड़ी बिकते थे, 100 रुपये हो गई, फिर 200 हुए, फिर ऐसे ही बढ़ता आ गया। लेकिन शुरुआत तो 1 रुपये से ही करी ना, वो चीज देखें आप। तो सर जैसे कि अब मैं थोड़ा ना व्यापार में ही पॉलिटिकल उस पर आऊंगा
जैसे कि 2014 से पहले जब हमारी कोई दूसरी गवर्नमेंट थी और 2014 के बाद हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट आई, तो उस दौरान व्यापार में क्या चेंजेस आए, क्या चीजें हैं जो बढ़िया हुई और क्या चीजें हैं जो थोड़ी मतलब गिरी, ये आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के हमारा शुरुआत में जब हम जनसंघ के साधारण सिपाही थे तो एक नारा था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। कृषि आधारित ये देश है, खेत को पानी मिलेगा, कृषि को मजबूती मिलेगी, उपज सही मिलेगी, पैसा किसान के घर में आएगा और हर हाथ को काम मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की नब्ज को, नौजवान को कैसे काम मिले, इसको लेकर के प्रारंभ से ही उसकी नीतियां, उसकी रीतियां, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से ही एक सशक्त भारत, वसुधैव कुटुंबकम का भारत, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया की सोच का भारत कैसे बने, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ से सोच है। और जब से योगी जी आए और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र जी मोदी मिले, देखिए नरेंद्र जी मोदी जी जब नौजवान थे तब मैंने उनके साथ काम किया है, बिल्कुल नौजवान थे, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। और कोई सोच नहीं सकता था कि ये कभी राजनीति में आएंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तब मैंने मोदी जी के साथ काम किया है। तो योग्यतम ये लोग हैं। हम साधारण व्यक्ति बन करके काम को शुरू करें और असाधारण व्यक्ति बन करके अपने आप को दिखाएं, यह भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ से ही काम है। इसलिए देश का उद्योग भी बड़ा है, देश की आर्थिक स्थिति भी बनी है, देश को रोजगार भी मिल रहा है। जिस विभाग का मैं मंत्री रहा, ये विभाग ही देश को हर हाथ को काम देगा, बशर्ते कि नौजवान इनकी योजनाओं को पढ़ें, योजनाओं को समझें, बारीकी से समझें और लाभ उठाएं और आगे जुड़ें और लोगों को जोड़ते जाएं। इसमें मुझे क्वेश्चन याद आया कि जैसे सर ने बताया कि यो आज जब हमारे मोदी जी जवान थे, जब से सर उनके संग में काम कर रहे हैं, तो जब वो इतने पॉलिटिक्स में थे भी नहीं, तो उनका जब से मतलब क्या नजरिया रहा है एक समाज के प्रति, एक हमारा जो यूथ है उसके प्रति, मोदी जी का क्या वो रहा है, और ऐसी क्या चीजें हैं, प्रोजेक्ट है जो हम फ्यूचर में सोच रहे हैं कि मोदी जी के रहते हुए हमारे पास आएंगे। जब व्यक्ति की सोच अच्छी होती है ना, हम लोग सब जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। आरएसएस पूजनीय हेडगेवार जी ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रचना की होगी और विचार किया होगा कि 4 बच्चे पार्क में खेलेंगे और खेल खेल में ही वो देश को एक सशक्त शक्ति देंगे, यह स्थिति प्रारंभ से भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के रक्त में है। और हमारा डीएनए जो है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का है। वह हमको यही सिखाता है कि हम देश को मजबूत कैसे करें, और मजबूत कैसे होगा, व्यापार से होगा, ईमानदारी से होगा, विचार से होगा और एक दूसरे के सहयोग से होगा। न हम हिंदू हैं, न हम मुसलमान हैं, न हम वाल्मीकि हैं, न हम ब्राह्मण हैं, हम हैं भारतवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, वेदों की संतान हैं और भगवान के हम नुमाइंदे हैं। जो भी काम करेंगे वो देश के हित में करेंगे और सृष्टि के हित में करेंगे और समाज के हित में करेंगे। इससे व्यापार भी सशक्त होता है और व्यक्ति भी सशक्त होता है। जैसे कि अभी सर ने पूरा बताया कि क्या हमारे मोदी जी की सोच थी, कैसे मतलब एक संघ के लोग हैं तो एक जैसी सोच है। एक में डिसीजन जो मोदी जी का, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो एक क्या हुआ कि उन्होंने पहला जो कदम उठाया वो उठाया नोटबंदी। उससे व्यापारियों के प्रति कुछ मैं कह सकता हूँ कुछ ऐसा लगा कि ये जो हमने
चुनाव किया है हमारे प्रधानमंत्री का वो गलत हो गया क्योंकि व्यापार को थोड़ा लॉस हुआ है, लेकिन उसके ही आगे कुछ फायदे भी हमने देखे, कुछ हमने नुकसान भी देखे। फिर हमारा जीएसटी आया, जीएसटी के बारे में भी व्यापारियों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं है, गलत चीज आ रही है, व्यापार खत्म हो रहा है। तो ये सोच कैसी है कि मतलब व्यापारी को ऐसा एकदम से लगता है, फिर ये चीज एकदम बेहतर हो जाती है। देखिए ऐसा है, वो फिर वहीं से अपने आप को शुरू करता हूँ। जो नरेंद्र जी मोदी बहुत कर्मठ, कोई जहां से मैंने शुरू किया था, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और वहां से उन्होंने देश के हित में काम करने के लिए जीवन देश को समर्पित करने के भाव जागृत किया और वहीं से अपने आप को भी जोड़ा। स्वयं भी आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश के योग्यतम प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे प्रिय विश्व के लोकप्रिय नेता बने हैं, देश को भी मजबूत किया है। और उनके साथ एक और एक क्या है, सोने में सुहागा क्या हुआ, सोने में सुहागा हुआ है। तो योगी और मोदी, मोदी और योगी दोनों जुड़ गए और दोनों ही देश को और प्रदेश को आगे डबल इंजन की सरकार लेकर के बढ़ रहे हैं। हमारे योगी जी का तो मतलब वो मानिए आप कि कोई और हमारे जो भारत रिश्तेदार होते हैं ना, कहते हैं कि भैया योगी जी ने तो ना आपका जो प्रदेश है उसकी पूरी बदल दिया पूरा। आप जाए तो इतना अच्छा लगता है, हमारा जो आगरा है, हमारा उत्तर प्रदेश है, कि पता ही नहीं चलता ये पुराना वाला उत्तर प्रदेश है। तो सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप पे भी व्यस्तता बहुत है, और इसलिए मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, लास्ट एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे कि जब एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि एक होता है पढ़ाई, कि पढ़ाई हमने 12th पास करी, बीकॉम करा और पढ़ाई कंटिन्यू रखी, लेकिन कुछ परिवारों में क्या होता है कि इतनी परिस्थिति नहीं होती कि पढ़ाई कैरी ऑन करें, उनको मतलब कुछ ना कुछ नौकरी करनी पड़ती है, कुछ व्यापार करना पड़ता है। तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए या संग में लगकर कोई व्यापार करें? नहीं, पढ़ाई एक बहुत बड़ा जीवन का शिक्षा, बहुत बड़ा एक जीवन का सच्चा मित्र और साथी और हथियार है। सदैव पढ़ते रहना चाहिए। क्या बात है। शिक्षा ग्रहण करने की अवधि जीवन की अंतिम सांस तक है। जब तक हम जिएंगे, जब तक हम स्टूडेंट रहेंगे, शिष्य रहेंगे, शिक्षा से जुड़े रहेंगे, रोजाना पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे। मैंने अपना जीवन जब शुरू किया था, आई वॉज ओनली इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट होने के बाद मैंने व्यापार भी किया, अध्यापन भी काम किया, तमाम तरह से जुड़े रहे, बीए किया, एमए किया, डबल एमए किया, ट्रिपल एमए किया, बीएड किया, साहित्य रत्न किया, साहित्य अलंकार किया, व्याकरणाचार्य किया। आज भी मैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ता हूँ देखिए किताबों को। सही बात है, अध्ययन कभी नहीं मेरे सराहने किताब पढ़नी रहती है 2-4 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, चलते चलते बैठे बैठे। भाई ये देखिए, मैं एक मोटा उदाहरण दे रहा हूं, एक कुत्ता, एक चिड़िया, एक शेर, जो जीव है, जो कर्म भोगी संतान है, वह भी पढ़ लिख करके एक आदर्श जीवन जीता है। एक कुत्ता वो है जो बिना पढ़े गली के डंडे खाता रहता है, और एक कुत्ता वो भी है जो पढ़ लिख करके सेना में रैंक लेता है और जीवन को ऐसे ऐश और आराम से जीता है। बिल्कुल सही बात। उसके बुखार को 3 बार टेस्ट करें, क्यों? वो पढ़ गया। सही बात। पढ़ाई हमेशा जीवन से जुड़ा हुआ हथियार है, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी बेकार जाती नहीं है पढ़ाई। यार सर को इतना ज्ञान है कैसे कि पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। अभी अब तो बताइए अब क्या जरूरत है पढ़ने की? अब तो रिटायरमेंट एज चल रही है, लेकिन अभी भी पढ़ रहे हैं। इतना ज्ञान कैसे है? पढ़ाई की वजह से। पढ़ाई कभी मत छोड़ना। एक लास्ट क्वेश्चन कि सर आपको हमारे चैनल के माध्यम से आज के जो यूथ है, जो व्यापारी है, उसको आखिरी सलाह क्या देना चाहेंगे और हमारे लिए क्या सलाह देना चाहेंगे व्यापारी? मैं नौजवान को ये आग्रह करना चाहता हूँ, नौजवान से निवेदन करना चाहता हूँ, नौजवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि नौजवान समाज के लिए, देश के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए
अपने कुटुंब और खानदान के लिए, अपने गांव और देश के लिए जिए, उसका उद्देश्य ये रहे कि मैं मानव बना हूं, एक आदर्श जीवन का साथी बना हूं, मुझे उत्थान की शैली पे जाना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, बनने के लिए मुझे जीना है। मैं अपने माता पिता का भी नाम रोशन करूं, समाज का भी नाम रोशन करूं, गांव का भी रोशन, सृजनात्मक जीवन, रचनात्मक जीवन युवा को जीना चाहिए और लगातार दृष्टि आगे की ओर, आसमान की ओर होनी चाहिए, कभी नीचे देखने के लिए नहीं, ऊपर देख करके काम करे। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। सर हमारी ये छोटा सा संदेश मौज करते रहिए। यार, बहुत बहुत धन्यवाद सर ने अपना इतना कीमती वक्त दिया। सच बता रहा हूँ यार, मेरा ये जो पॉडकास्ट है उसको खत्म करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या कुछ मजबूरी होती है कि करना पड़ता है। लेकिन मैं दोबारा जरूर आऊंगा सर के पास और बातें करेंगे। अब तो बॉन्डिंग बन गई है सर और मुझ में, बिल्कुल अब तो करते रहेंगे बातचीत। तो इसी के संग व्यापारी टॉक्स को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे संग, व्यापारियों के संग, हमारे पॉलिटिशियंस के संग, हमारे प्रोफेशनल लोगों के संग हम ये इंटरव्यू लाते रहते हैं। नमस्कार।